नमस्कार। 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। जहां पहली खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी होगी। आपको बता दें कि 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले मध्य प्रदेश, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने आधी रात को बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से होगी, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने आधी रात को बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार 30,000 युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में एक ट्रेंड करने की योजना बना रही है। और चौथी बड़ी खबर जम्मू से, जहां जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई है। पांचवी बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां ठाणे में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला हुआ है। और पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की। मध्य प्रदेश सरकार ने आधी रात को बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। 26 आईएएस और 21 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। इसमें 9 जिलों के कलेक्टर और 7 जिलों के एसपी बदले गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल पहले से तय था, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में सरकारी कामकाज में कसावट लाना चाहते हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का मानना है कि प्रदेश के कुछ सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करने में विफल रहते हैं। इसके साथ ही वे जमीनी स्तर पर आम लोगों की समस्याओं को हल करने में रुचि नहीं रखते। साथ ही कई जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अलावा हाल ही में हुए नर्सिंग कॉलेज घोटाले जैसे मामलों में कई अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई थी। कल आधी रात को हुई प्रशासनिक सर्जरी को इन्हीं सब बातों से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि न्यूज डिजिटल हेड अनिरुद्ध सुनानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है और ये जो ट्रांसफर हुए हैं, ये जो बदलाव हुए हैं, मुझे लगता है जो एक पॉइंट अभी खबर के माध्यम से समझ में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जमावट हो जाती है, एक ही जगह रहते हैं लंबे समय, तो शायद अपने कार्यों का निर्वहन उतने अच्छे से नहीं करते। तो ये जो बदलाव हुआ है, जो ट्रांसफर हुए हैं, क्या एक कसावट या नकेल कसना कहा जाए इन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के लिए? बिल्कुल, न केवल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी कोर टीम ने नकेल कसी है, बल्कि जो अधिकारी कर्मचारी 47 आईएएस आईपीएस का तबादला किया है, नकेल कसने के साथ साथ उन्होंने स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि काम करना पड़ेगा। जिस तरह पिछले दिनों सागर में जो घटना हुई थी, वहां के डीएम, एसपी सहित 5 लोग, पंचायत के अधिकारी और डॉक्टर को हटाया गया था। उसी के बाद ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है। और आपको बता दें, रात को लगभग 1:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से ये आदेश जारी हुए और उनमें से आज 47 लोगों के ट्रांसफर हुए, जिनमें 26 आईएएस अधिकारी हैं, बाकी आईपीएस अधिकारी हैं। और जैसे ही वो सुबह उठे तो उन्हें पता चला कि उनका शहर तबादला, शहर बदल गया है, जिला बदल गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी गोपनीय रूप से ये कार्रवाई मुख्यमंत्री और उनकी कोर टीम ने की है। और इसका स्पष्ट संकेत यही है कि प्रशासनिक काम में कसावट लाना, जनता के प्रति जवाबदेही होना, और जो योजनाएं हैं सही पहुंच रही है नहीं, लोगों को फायदा मिल रहा है या नहीं, अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो आईएएस आईपीएस वहां पहुंचते हैं या नहीं, जनता से संवेदना से बात करते हैं या नहीं, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री खुद बहुत दिनों से वॉच कर रहे थे। और 47 आईएएस आईपीएस को उन्होंने तबादला किया और एक तरह से स्पष्ट चेतावनी आगे भी दे दी है कि अगर सरकारी कामकाज में कोई भी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी लापरवाही करता है तो सरकार का कड़ा एक्शन उस पर होगा। अनिरुद्ध जी, एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि 9 जिलों के कलेक्टर्स भी हटाए गए हैं, एसपी को भी हटाया गया है। मुझे लगता है ये बात सच है कि जिस तरीके से 47 आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर किए हैं, एक बड़ी सर्जरी है, और एकदम से इतना बड़ा बदलाव कर देना, कलेक्टर्स को भी इधर उधर कर देना, तो मुझे लग रहा है एसपीओ को भी हटाया है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या इसके पीछे और कोई एक मूल वजह या मूल कारण माना जा सकता है मोहन सरकार का? देखिए, जब से डॉक्टर मोहन सत्ता में आए हैं उस वक्त वे चुनाव में बिजी हो गए थे। चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद बजट आया। अब वो चाहते हैं कि जितना भी कार्यकाल सरकार का है उसमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी सरकार की काम और जनता के प्रति जवाबदेही है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं कि मेरे राज्य, जिन जिन राज्यों में एनडीए की भाजपा की सरकार है वो अच्छा काम करती है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और आईएएस हो या आईपीएस अधिकारी
केवल विभाग बदलने से ही कुछ काम नहीं चलेगा। अगर इस विभाग में भी उनकी लापरवाही देखने को मिलती है तो कड़ी कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी जैसा हमने बताया कि जनता के प्रति जवाबदेही सरकार के साथ साथ आईएएस आईपीएस अधिकारियों के भी होने चाहिए, क्योंकि वे जिले के राजा रहते हैं, जिले के मुखिया रहते हैं, जिले के प्रमुख रहते हैं और अपराधों पे कंट्रोल करना एसपी का काम रहता है। केवल इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर ही है, इसके अलावा सभी जिलों में मध्य प्रदेश की एसपी है। तो वह जनता के साथ सबसे बड़ी बात है कि सहानुभूति से व्यवहार करें, संवेदनापूर्ण व्यवहार करें और सरकार के साथ साथ जनता के प्रति अपनी जवाबदेही लें। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि 47 आईएएस आईपीएस जो ऑफिसर्स हैं उनके ट्रांसफर हुए हैं। और उस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाले में 17 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने बाहर आते ही विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। जानकारी के मुताबिक मनीष सिसोदिया आज शाम 6 बजे आम आदमी पार्टी के नेताओं के संग बड़ी बैठक करने वाले हैं। इससे पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि यह बैठक मनीष सिसोदिया के आवास पर ही होगी। आपको यह भी बता दें कि मनीष सिसोदिया बीते 17 महीनों से जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें शुक्रवार को सशर्त जमानत मिली है। उन्हें 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया ने बाहर आते ही भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक दिन पहले मनीष सिसोदिया ने पार्टी कार्यालय में आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को तुरंत कड़ी मेहनत शुरू कर देनी चाहिए ताकि हरियाणा, दिल्ली और अन्य जगहों पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित की जा सके। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के अलावा अन्य राज्यों में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनावी गतिविधियों में जोर शोर से जुट जाने की अपील की थी। सिसोदिया ने कहा था कि पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और तानाशाही भारत छोड़ो के नारे को घर घर तक पहुंचाएं। पार्टी सूत्रों का मानना है कि आने वाले दिनों में पार्टी की गतिविधियां और तेज होंगी। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बलियान हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, एक तो ये बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, जाहिर तौर पर एक बड़ा डिसीजन हुआ कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को जमानत मिली। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जिस दिन से वो बाहर आए हैं तब से बहुत एक्टिव हैं। अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे थे, परिवार के साथ तो थे, उसके बाद भगवान के दर्शन भी किए और अब ये जो खबरें हैं कि बिल्कुल इलेक्शन की कमान संभाल ली है। कितनी मजबूती मानी जाए आम आदमी पार्टी के लिए और किस तरह का माहौल है उनके अब बाहर आने के बाद? जी बिल्कुल राशि जी, देखिए मनीष सिसोदिया का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है, क्योंकि सिसोदिया की जो छवि है वो शिक्षा मॉडल के लिए जानी जाती है कि बच्चे बच्चे को उन्होंने शिक्षा दी, गवर्नमेंट स्कूल उन्होंने अच्छे किए, विदेशों में डंका बजता है उनकी शिक्षा नीति को, जिस तरीके से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया पूरी शिक्षा को लेकर। आप देखिए जब संजय सिंह बाहर आए थे तो पार्टी को मजबूत करने में वो लगातार लगे हुए हैं, लेकिन अब संजय सिंह का साथ देने के लिए उनके ही साथ में मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं। और मनीष सिसोदिया इस वक्त एक बहुत पावरफुल कंडीशन में, हालांकि वो अब मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखिए जिस तरीके से उन्होंने हुंकार भरी, आते ही उन्होंने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया और आने के बाद वो अभिषेक मनु सिंघवी से भी मिलने गए। उन्होंने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी मेरे लिए भगवान है। आज शाम जब 6 बजे बैठक होगी, मनीष सिसोदिया के आवास पर ये बैठक होगी, इसमें आगे के जो विधानसभा चुनाव है उनको लेकर पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, क्योंकि दिल्ली में हम देख रहे हैं लगातार लोकसभा में तो अच्छी जीत नहीं दर्ज कर पाई है, आगे नहीं निकल पाई है, लेकिन विधानसभा में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है आम आदमी पार्टी का। तो पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि किस तरीके से ये जो अब हर्डल्स है, जो स्ट्रगल्स है, उनको क्रैक किया जाए, जनता तक ये बातें कैसे पहुंचाई जाए कि तानाशाही का अंत करना है, और साथ ही अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हुआ है ये भी जनता के बीच में कैसे पहुंचाया जाए, इसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी राशि जी। साथ ही पूरा फोकस अब हरियाणा पर भी होगा। लगातार सुनीता केजरीवाल हरियाणा में जाकर वहाँ की समस्याओं के बारे में बता रही है और साथ ही ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए वो सब चीजें करेंगे जो सरकार करने में विफल रही है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट बैठक इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आम आदमी पार्टी के सारे मंत्री इसमें शामिल होंगे और हर एक डिपार्टमेंट से ये इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आगे कैसे बढ़ना है, जो अब तक हुआ उसको कैसे रिकवर करना है, जहाँ पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर दिया है।
बिल्कुल। चलिए तनु, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर, उनकी जमानत हुई है और कहा जा रहा है कि काफी एक्टिव मूड में वो नजर आ रहे हैं और इलेक्शन की तैयारी में जुट गए हैं। चलिए और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे इस वक्त। उत्तर प्रदेश में सूर्य मित्र की ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 30,000 युवाओं को सूर्य मित्र के रूप में ट्रेन करने की योजना बना रही है। पिछले साल फरवरी में पीएम सूर्य घर योजना के लॉन्च होने के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 25 लाख से अधिक सोलर पैनल लगाए हैं। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाना है। उत्तर प्रदेश के हर घर में सोलर पैनल लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की काफी आवश्यकता होगी। अधिकारी ने यह भी बताया कि इसके लिए राज्य एजेंसी ने जिला केंद्रों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 30,000 सूर्य मित्रों को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा है। इस कुशल जनशक्ति को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन ने एक योजना की आउटलाइन तैयार की है। तो यूपी को सौर ऊर्जा से जगमग करने की बात और सरकार की ये पहल, आपको बता दें कि 30,000 युवाओं को सूर्य मित्र की ट्रेनिंग दी जाएगी। हर घर की छत पर लगेगा सोलर पैनल, सौर ऊर्जा से जगमग करेंगे सूर्य मित्र। चलिए और इस वक्त आपको बता दें, लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, जिस तरह से सूर्य मित्र की बात हो रही है, सोलर पैनल लगाने की बात हो रही है, हर छत पर यह नजर आएगा, जाहिर तौर पर सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्या मकसद है इसके पीछे सरकार का? जी देखिए राखी, हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार युवाओं के लिए सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, उनके लिए नए नए औद्योगिक क्षेत्र में नौकरियों का लाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें सूर्य मित्र, तो सूर्य मित्र से 2 तरीके से हमारे देश और प्रदेश के युवाओं को और परिवारों को फायदा मिलने वाला है। ये एक तरीके से सूर्य मित्र जो युवा तैयार किए जा रहे हैं, ये हमारे प्रदेश में लगभग 30,000 युवा तैयार किए जाएंगे। ये भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है। इसमें NISI एक संस्थान है जो युवाओं को तैयार करेगी। जो 10वीं पास युवा है, जिनको नौकरी नहीं मिल पाती है, उनको कौशल विकास योजनाओं के द्वारा जोड़ा जाएगा, उनको सिखाया जाएगा। लगभग 90 दिन की ट्रेनिंग होगी। 90 दिन की ट्रेनिंग में उनको रहना, खाना, पीना सब फ्री रहेगा और इसमें उनको सिखाकर सूर्य मित्र बनाया जाएगा और सोलर प्लांट लगाने का काम करेंगे। और उसके बाद इनको ज्वाइन कराया जाएगा, इनका प्रशिक्षण भी किया जाएगा। जो इसमें उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे, उनको इसमें नौकरी भी मिलेगी, कौशल विकास योजना से जुड़ेंगे। उसके बाद अगर जो नहीं भी इसमें सिलेक्ट होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इनसे प्राइवेट तरीके से जुड़ने का भी मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उनको एक रोजगार देने का काम करने जा रही है देश की सरकार सोलर प्लांट के माध्यम से। जी, तो इसकी प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? इसके लिए जिन लोगों को जोड़ने की बात है, उन्हें किस तरह से इसमें जोड़ा जाएगा? सरकार ने इसके लिए भी एक गाइडलाइन दी होगी? जी, सरकार ने गाइडलाइन कराई। लगभग कम से कम युवा 10वीं पास होना चाहिए इसमें। उसके साथ उसको फिटर का काम आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। तो तमाम इस तरीके से जो युवा है, जिनको इस सब कार्य आता है, तो उनको कहीं ना कहीं इसमें ज्वाइन किया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग भी होगी और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको सिखाया भी जाएगा। जो उनके अंदर कार्य करने की एक ललक सी होगी, तो उनको आगे भी बढ़ाया जाएगा, उनके कार्यशैली को उभारा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री की इस योजना के द्वारा उनको सूर्य मित्र से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। तो जब इससे जुड़ेंगे युवा, तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगार की एक स्तर है बेरोजगारी का, उसको कहीं ना कहीं एक आंकड़ा कम होता नजर आएगा। लगभग पूरे देश में 1 करोड़ पैनल लगाए जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले उत्तर प्रदेश से शुरू किया जा रहा है, जिसमें लगभग 30,000 युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा, जो इसमें कार्य करेंगे और सोलर प्लांट लगाने का पूरा तरीका सीखेंगे। जो इलेक्ट्रिक लाइन से डिप्लोमा लिए हुए हैं, उनको भी इसमें मौका दिया जाएगा, उनको भी एक बार आमंत्रित किया जाएगा। जो इसमें उत्तीर्ण होंगे, उनको इसमें कार्य करने का मौका भी मिलेगा। जी बिल्कुल। चलिए समीर, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, 30,000 युवाओं को सूर्य मित्र की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य सरकार का है।
चलिए और इस वक्त की चौथी बड़ी खबर, अनंतनाग के बाद किश्तवाड़ में आतंकी मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई है। किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी किश्तवाड़ जिले के पद्दार बटम ब्रिज इलाके में हुई है। फिलहाल वहां तलाशी अभियान जारी है और इससे पहले अनंतनाग में भी सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय सेना ने अनंतनाग में कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा के सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया। मुठभेड़ में 3 जवान और 2 नागरिकों सहित 5 अन्य लोग भी घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सेना आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। चलिए और जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी एजाज रशीद हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, जिस तरीके से घायल नागरिक है उसकी भी अस्पताल में मौत हुई है, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा है, लगातार ये जो मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं, शांति की बात तो की जाती है लेकिन ये जो तमाम इनपुट अभी निकल कर आए हैं, आगे इसमें क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल राखी जी, मैं आपको बता दूं कि पुकरनाग के ऐलान गडोल इलाके में फोर्स और मिलिटेंट के माबेन जारी झड़प में 2 फौजी एहलकार और एक फौजी एहलकार हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। मैं आपको बता दूं कि इलाके में मिलिटेंट की मौजूदगी के इतला मिलने के बाद तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसके दौरान वहां झड़प हुई। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा कि इब्तिदाई फायरिंग में 5 फौजी एहलकार जख्मी हो गए, जिनको इलाज व मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम वो 2 जख्मियों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। मैं आपको बता दूं कि पुकरना के ऐलान जंगल में गोलीबारी के दौरान शदीद जख्मी होने वाले एक शहरी ने इतवार की सुबह जख्मियों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। मैं आपको बता दूं कि एक आला पुलिस अफसर ने बताया कि शदीद तौर पर जख्मी होने वाले 2 शहरियों में से एक आज सुबह अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। मैं आपको बता दूं कि ख्याल रहे कि कल पुकरना के इलाके में ऐलान जंगल में अक्सरियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में 2 शहरी और 4 फौजी एहलकार जख्मी हो गए। जी बिल्कुल एजाज, क्या बता पाएंगे कितना वक्त और इन तमाम चीजों में लगेगा, क्योंकि सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया जा रहा है, ये एक रूटीन की प्रक्रिया थी या कोई इनपुट मिले थे जहां पर उनको उनको घेरा गया और उसके बाद इस तरह की जो घटना, ये मुठभेड़ सामने आई? जी बिल्कुल राखी जी, मैं आपको बता दूंगी कि जो कल ये झड़प शुरू हुआ कि फौज ने इस एरिया को घेरे में लिया है, उस इलाके में 3 मिलिटेंट फंसे हुए हैं। वो कल से अभी तक लगभग 24 घंटे से ज्यादा हुई है। फौज अपना कार्रवाई कर रहे हैं, तलाशी ऑपरेशन अभी जारी है, दोनों तरफ से भी फायरिंग जारी है। अगर मैं बता दूं कि एक फौजी की मौत हुई है और एक सिविलियन की भी मौत हुई है। चलिए एजाज, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, पैरा कमांडो भी उतारे गए थे। इस मुठभेड़ में एक नागरिक जिस तरीके से घायल हुआ था उसका अस्पताल में मौत हो गई है, लेकिन लगातार सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। चलिए 5वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे। उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर मनसे कार्यकर्ता का हमला हुआ है। ठाणे में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के काफिले पर जो हमला हुआ, मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा उनके काफिले पर गोबर, टमाटर, चूड़ियां और नारियल फेंका गया है। इस मामले में पुलिस 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को महाराष्ट्र के बीड जिले में राज ठाकरे की रैली में शिवसेना उद्धव गुट के लोगों पर सुपारी फेंकने का आरोप लगा था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के काफिले पर गोबर, टमाटर फेंके गए। ऐसे में राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उद्धव के काफिले पर हमले के आरोप लग रहे हैं। बता दें कि भगवा सप्ताह कार्यक्रम के लिए उद्धव ठाकरे ठाणे के गडकरी रागायतन हॉल में आए थे। उन्हें यहां आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था। जैसे ही उद्धव ठाकरे हॉल में पहुंचे, मनसे कार्यकर्ता हॉल में घुस आए और उद्धव ठाकरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक आरोप जैसा लगाया जा रहा है, क्योंकि ये प्रदर्शन जो हुआ, जाहिर तौर पर ये हमला कह लीजिए या टमाटर और चूड़ियां फेंकी गई हैं, तो मनसे जो कार्यकर्ता हैं उनका नाम सामने आ रहा है। उद्धव ठाकरे का ये काफिला था, उनके काफिले पर हमला किया गया।
चलिए, और मुंबई से ब्यूरो चीफ संदीप उत्तम हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से एक तो महाराष्ट्र की सियासत बहुत अलग ही चलती है, मुझे लगता है उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला होना और मनसे कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से टमाटर चूड़ियां फेंकी और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र आया है, आखिर क्यों ये तस्वीरें देखने के लिए मिली? क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये पूरे कार्यकर्ता जो थे जो इतने उग्र हुए? का कहना है कि पहले शिवसेना ने शुरू की थी, जब बीड़ में राज ठाकरे की सभा थी, उस सभा में जो है मनसे के राज ठाकरे के काफिले पे सूटियां फेंकी गई थी। इसके बाद जो है मनसे कार्यकर्ता भड़के हैं और उद्धव ठाकरे का जो कार्यक्रम था गडकरी रंगायतन में ठाणा में, उस कार्यक्रम से पहले वो काफिला आया और मनसे के जो महिला कार्यकर्ता थे उन्होंने, मनसे के कार्यकर्ताओं ने और महिला कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे के गुट के गाड़ियों पर वो जमाव लेकर सुपारियां फेंकी है और नारियल फेंके हैं, टमाटर फेंके और महिला ने खासकर चूड़ियां फेंक के उसका निषेध कर दिया है। और उसके बाद जो है इस घटना के बाद मनसे के प्रमुख जो है राज ठाकरे, उन्होंने वीडियो कॉल करके जो उद्धव ठाकरे के गुट पर जो महिला कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां फेंकी है उनका भी अभिनंदन किया करने की। चलिए संदीप जी, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला हुआ। जानकारी ये आ रही है कि पहले सामने जो पार्टी है शिवसेना की तरफ से किया गया था और उसके बाद ये तमाम चीजें हुई हैं। खैर, फिलहाल 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।